हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर with a new topic of English language, that is figure of speech. So children, today we will learn about figure of speech and kind of figure of speech. Okay, so figure of speech कहते किसे हैं? हिंदी में जिन्हें हम अलंकार कहते हैं बच्चों, उन्हें इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है बच्चों? अलंकार क्या करता है? पोइट्री में या फिर स्टोरीज में और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन। ओके, सो why do we need to study figure of speech? So we need to study figure of speech to know the figures of speech help you better understand a poem. By the help of figure of speech, you would be able to understand the poem or story in a better way. Okay? In other words, it help you to read between the line. यानी कि आपकी हेल्प भी करता है ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ताकि आप लाइन के बीच में से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है लाइन के बीच में ही आती है, ठीक है। एंड इट मेक ब्यूटीफाई ऑल्सो, इट मेक ब्यूटीफुल ऑल्सो to the poetry or the stories. And now we will see the kind of figure of speech. So first is hyperbole. What is hyperbole, children? An obvious exaggeration intended to amuse or used for emphasis. hyperbole का यूज़ कहाँ किया जाता है चिल्ड्रन? जहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के, एग्जैगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, नॉर्मल वे में नहीं, बढ़ा चढ़ा के और ज़्यादा बढ़ा के उसको और अम्यूज़ बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, तब वहाँ पर हाइपरबल का यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सदियों से वेट कर रहा है वो, यहाँ पर हाइपरबल का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। आई एट अ टन ऑफ चिप्स फॉर लंच। ऐसा हो सकता है बच्चों कि टन में, टन यू नो ना कि टन की क्वांटिटी कितनी होती है, चिप्स खा लिए लंच में? नहीं। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया बच्चों? हाइपरबल का। हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच विल बी यूज्ड हियर बिकॉज यहाँ पर चीज़ों को एग्जैगरेट करके, एम्फेसाइज करके प्रस्तुत किया गया आपके सामने, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी द सेकेंड kind of figure of speech, that is alliteration. Alliteration में क्या होता है children? It is the repetition of the same. When the repetition of the same or similar sound, ठीक है, एक जैसी साउंड बिल्कुल, और एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड की शुरुआत में एक ही वर्ड बार बार आ रहा हो, ठीक है, और सेम साउंड आ रही हो, तो वहाँ पर बच्चों एलिट्रेशन का यूज़ होता है। एलिट्रेशन है, ठीक है। जैसे शी सेल्स शी शेल्स बाय द सी शोर, है ना, तो सी की स्पेलिंग सी की साउंड आ रही है ना। आई एम द लिविंग लेजेसी टू द लीडर ऑफ द बैंड, यहाँ पे भी एल की साउंड आ रही है, तो सिमिलर साउंड आ रही है, रिपीटिशन हो रहा है सेम वर्ड का, सेम कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ है, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ मेटाफॉर। मेटाफॉर में क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग। दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है बाय सेइंग वन थिंग इज अनदर। एक ही चीज़ को उसको बोला जाता है, मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है लेकिन उसको मान ही लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लायन इन अ बैटल, मतलब उसको जो है लायन मान लिया है, युद्ध में लायन, यानी कि मतलब काफ़ी साहसी होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो लायन बन गया भाई, ठीक है। तो यार कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया है। वी विल नॉट यूज़ लाइक और एज इन मेटाफॉर। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? तुलना करते हुए चीज़ को उसकी संज्ञा ही दे देंगे, उसे मान ही लेंगे। जैसे हर कोल ब्लैक हेयर, अब उसके हेयर को बोल दिया गया कोल ब्लैक, यानी कि कोयले की तरह काले, मान ही लिया है बिल्कुल। ये नहीं है कि एज का यूज़ नहीं हुआ, लाइक का यूज़ नहीं हुआ है। तो जहाँ पर बच्चों कंपैरिजन करते हुए बाय सेइंग वन थिंग इज़ अनदर, हम उसको मान ही लेंगे वो चीज़ जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों मेटाफर का यूज़ होगा।
ठीक है. नाउ वी विल सी द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. सिमिली में क्या होता है? अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग. अनलाइक मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग चीज़ें. यूजिंग कीवर्ड, दो कीवर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, लाइक और एज, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया जाता है, अनलाइक थिंग्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाइक और एज का यूज़ करके. एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? एग्जाम्पल में देखिए, ही इज स्मार्ट एज अ whip, ठीक है, शी इज एज कोल्ड एज आइस. तो यहाँ पे दो अनलाइक चीज़ों का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है. और किसका यूज़ किया जा रहा है बच्चों? एज और एज का यूज़ किया जा रहा है. एंड वी कैन यूज़ लाइक ऑल्सो, लाइक भी और एज भी. अगर वाक्य में आपको लाइक और एज लिखा हुआ दिखाई दे तो इट मीन्स सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर. ओके. And now we will see the next personification. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बच्चों? मानवीकरण जिसको बोला जाता है. नॉन लिविंग थिंग जो होती है उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं, उसको मनुष्य की क्वालिटीज़ दे दी जाती है, मानवीकरण कर लिया जाता है उसको, नॉन लिविंग थिंग्स को. जैसे द लीव्स आर डांसिंग इन द विंड, ठीक है. तो लीव जो है वो विंड माने क्या होता है बच्चों? हवा, है ना, हवा से डांस कर रही हैं. तो यहाँ पर लीव को क्या मान लिया गया भाई? लिविंग थिंग मान लिया. ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है कि लीव्स कभी डांस करती हैं. द रॉक गरगल्ड. सो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लिया जाता है और ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी जाती है. वहाँ पर बच्चों पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, ठीक है. अब एपोस्ट्रॉफी आ जाए. एपोस्ट्रॉफी में सबसे इजी है टू एड्रेस समथिंग. जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं या जो बंदा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसको एड्रेस कर रहे हैं, या फिर डेड है या फिर अनेबल है आंसर देने में, वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है. और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का सिंबल भी यूज़ किया जाता है. Sometime we will not use a symbol of apostrophe, पर यूजुअली apostrophe का जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है. लिटिल फ्लावर, यहाँ पर हम लिटिल फ्लावर को क्या कर रहे हैं बच्चों? एड्रेस कर रहे हैं. वाई आर यू स्माइलिंग, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं. सो हेयर वुड बी एपोस्ट्रॉफी. तो चिल्ड्रन यहाँ पर बेटा बाय मिस्टेक कॉमा की जगह एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होगा. ओके, कॉमा का यूज़ नहीं होगा. ओके. And now another figure of speech is metonymy. Metonymy में क्या होता है कि one word is substituted for another. एक वर्ड को सब्सिट्यूट कर लिया जाता है किसी अन्य शब्द की जगह पर. विद विच इट इज़ क्लोजली, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा निकट होता है, जिसके बहुत ज़्यादा निकट होता है, ऐसे वर्ड की जगह पर उसको सब्सिट्यूट मान लिया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द BLT लेफ्ट विदाउट पेइंग. तो BLT क्या है? वेट्रेस है. इधर वेट्रेस को बोला गया है रेफरिंग टू अ कस्टमर, जो कस्टमर को रेफर कर रही है, ठीक है, समझ आया. द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड. तो यहाँ पर बच्चों क्या किया गया? पेन इज यूज फॉर द रिटन वर्ड. पेन को रिटन वर्ड, लिखा हुआ जो शब्द है, आपने कोई शब्द लिखे हुए हैं उसको बोला गया द पेन इज माइटियर. जी जो शब्द हैं वो मोर माइटियर है, शक्तिशाली हैं. किससे? स्वॉर्ड से. स्वॉर्ड माने यहाँ पर किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया गया? मिलिट्री पावर, ठीक है. ये सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया जाता है जब किसमें? मेटोनमी में एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दूसरे वर्ड की जगह पर विद विच, जिससे कि वो बहुत क्लोज जुड़ा हुआ हो, एसोसिएट हुआ हो. वहाँ पर बच्चों मेटोनमी का यूज़ होता है, ठीक है. अब आप फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कैसे लर्न कर सकते हो? देयर इज़ अ ट्रिक टू लर्न दैम. हाउ एम आई गोइंग टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स? कैसे याद रखोगे? तो एक वर्ड है बच्चों हैम स्पैम. एक वर्ड है हैम स्पैम. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ मेनी फिगर ऑफ स्पीच आर देयर, तो आप ये वर्ड याद कर लोगे. पहले ये हैम स्पैम वर्ड याद कर लो. H फॉर हाइपरबल, A फॉर अलिट्रेशन, M फॉर मेटाफर, S फॉर सिमिली, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, A फॉर अपोस्ट्रॉफी एंड M फॉर मेटोनमी. ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर है सब कुछ. अब बच्चों देयर आर द 2 more फिगर ऑफ स्पीच we will discuss here.
द नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन, जहां पर टू डायरेक्टली अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया जाता है, जहां पर दो अपोजिट वर्ड एक साथ लिखे हों, है ना, प्रीटी अगली, बिटर स्वीट, तो दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ में लिखा गया है। तो ऑक्सी माने जहां पर ओ, ऑक्सी अपोजिट वर्ड आ रहा है ना, और एक साथ लिख दिया जाता है, तो वो ऑक्सीमोरॉन आपका फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका ओनोमेटोपोइया। अब ये ओनोमेटोपोइया क्या है भाई, जहाँ पर भी वर्ड, ऐसे वर्ड जो यूज टू इमिटेट, जो साउंड को इमिटेट करने के लिए, नकल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो किसी एनिमल की साउंड हो, चाहे वो किसी भी दरवाजे के खटखटाने की, हवा की आवाज़ हो। ठीक है, जितनी भी साउंड होती हैं एनिमल्स की, चाहे वो बर्ड की चिरपिंग हो या फिर स्नेक की हिस हो, तो ऑल दीज टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ओनोमेटोपोइया, एंड दीज वर्ड्स आर द वर्ड buzz, hiss, splat, thumb. Okay, all these words will come in the category of onomatopoeia. Don't forget कि जितनी भी birds की sound होती हैं वो कौन सी category में आती है figure of speech की, onomatopoeia. Okay, so here are the practice questions, so you can take the screenshot of them. Name the figure of speech. What you have to do, name the figure of speech in each of the following sentence. You will read the sentence and you will have to give the answer yourself. So you can take the screenshot of all of them, children. So do subscribe my channel, like my videos. Please comment for another topic. Till then, goodbye, see you.